कहते हैं धारा हमेशा पॉजिटिव से कहाँ बहता है, नेगेटिव। अब बहुत तरीके से आपको बोला जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव बोल दो। इस पॉजिटिव को ही हम बोलते हैं हायर पोटेंशियल। तो इसको क्या बोलते हैं? हायर पोटेंशियल बोले तो उच्च विभव, और लोअर पोटेंशियल बोले तो निम्न विभव। या तो आप बोलो उच्च विभव से कहाँ, निम्न विभव, या तो बोलो पॉजिटिव से कहाँ, नेगेटिव, या फिर आप बोलते हो, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो क्या करें, यदि चार्जेस नेगेटिव है, यदि गतिशील आवेश कैसा है, तो धारा ऋणात्मक आवेश की गति की दिशा के विपरीत होगा। सुनना, मैंने अभी आपको क्या बोला, या तो आप ये मानो कि ये प्लस और ये क्या है, तो करंट आपको पता है प्लस से कहां बहेगा, या तो आप बोलो कि उच्च विभव से निम्न विभव, या तो बोलो प्लस से, लेकिन प्लस के पास कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन है, माइनस नेगेटिव वाला, ये कहां आता है, प्लस के पास, और इसी डायरेक्शन में कौन बहता है, प्लस वाला। देखो वो क्या कह रहा है, इफ मूविंग चार्जेस आर नेगेटिव, अगर तुम ये मानते हो कि नेगेटिव मूव कर रहा है, क्या मूव कर रहा है, नेगेटिव, तो आप बोलोगे करंट उसके क्या बहेगा, अपोजिट में। देखो नेगेटिव इधर मूव कर रहा है तो करंट कहां बह रहा है, अपोजिट। या फिर यदि मूविंग चार्ज पॉजिटिव मानते हो, तुम ये मान के चलो कि इसके अंदर किसकी वजह से आ रहा है, प्लस की वजह से, तो उसी की दिशा में ही क्या बहेगा, धारा। यदि मूविंग चार्ज, यदि गतिशील आवेश कैसा है, धनात्मक है, तो धारा धनात्मक आवेश की गति के दिशा में। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आरब मेहता आज फिर से आप सभी के बीच आया हूँ, और आज हम विद्युत धारा का कौन सा लेक्चर लेकर आए, पहला। चलिए, इस वर्ष भी 4 सवाल आए थे विद्युत धारा से, और हर साल आप देखो 4 से 5 सवाल आते हैं, तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, और इस चैप्टर को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। देखते हैं आज का लेक्चर का टारगेट क्या है हमारा। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से आपको लेकर चल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ करंट, धारा का परिभाषा, मतलब परिचय हो जाएगा इसी में, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशंस ऑफ करंट देखेंगे, धारा का वर्गीकरण, कैसे कैसे हम उसको बांटेंगे, और उसके बाद उस पर वैरायटी ऑफ क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स। फिर कहानी किसकी आएगी, करंट की, और फिर देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको क्या बोलते हैं, अपवाह वेग, और अपवाह वेग और धारा के बीच संबंध, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच संबंध। आज पहले लेक्चर का टारगेट हमारा ये है, बोलो सही है। चलिए, थोड़ी सी रफ्तार तेज होगी, अब अपने को सिलेबस फास्ट करना पड़ेगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अगर बताऊं तो पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा, मुख्यतः किसकी बात कर रहे थे, स्थिर वैद्युतिकी की। तो वही कह रहा है, पिछले अध्याय में हमने मुख्यतः स्थिर वैद्युतिकी की बात की, अर्थात जिसमें कौन से आवेश के बारे में पढ़ रहे थे, स्थिर आवेश के बारे में। हमने आपको पूरा शुरुआत जब इलेक्ट्रोस्टैटिक किया था स्थिर वैद्युतिकी, तो बताया था आवेश यहाँ 3 तरीके से होगा, एक बार स्थिर होगा, एक बार क्या होगा, आवेश गतिशील होगा लेकिन नियत वेग से, और एक बार आवेश क्या होगा, त्वरित होगा। अगर स्थिर होगा तो हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी, गतिशील होगा तो पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय, और अगर त्वरित होगा तो दोनों ही, कौन कौन से, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, विद्युत क्षेत्र भी आएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी आएगा, और क्या आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। लेकिन अगर आवेश मोशन में हो, गति में हो, तो वो दोनों कर सकता है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन आवेश सिर्फ स्थिर हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये सब बातें हमने आपको बता दिया था। तो कह रहे हैं कि अर्थात स्थिर आवेश के बारे में पढ़ा है, कब, पिछले अध्याय में, जो हम क्या नाम था उसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आगे उसने देखो क्या कह रहा है कि इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में हम विद्युत धाराओं अर्थात गतिशील आवेशों के पर क्या करेंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे। अब जो हम पढ़ रहे होंगे यहां पर हमारे पास आवेश जो होगा वो क्या होगा, गतिशील होगा। कैसा होगा, गतिशील। तो ये कह रहा है। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की। खूब हमने 10th क्लास में ही पढ़ा है क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें पता है किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से आवेश के प्रवाह का दर, सिंपल भाषा में हमने बोला द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह का दर ही क्या कहलाता है, धारा। क्या कहलाता है, विद्युत धारा। किस दर से आवेश क्या हो रहा है,
प्रवाह हो रहा है किसी चालक से, उसको क्या बोलते हैं? विद्युत धारा, जो आपके सामने। तो बताइए यहां पर हमने आपको क्या बताना कि I बराबर, आवेश को बेटा किससे डिनोट करते हैं? पहले पढ़ा रखा हूं, Q से। T फॉर टाइम, I फॉर धारा। जब भी हम धारा को डिनोट करेंगे किससे? I से। तो ये हो गया I बराबर Q बाय T, इसको बोलेंगे विद्युत धारा। ये क्या है? आवेश, और ये क्या है? समय। और किसी भी चीज को अगर हम किससे भाग दे देते हैं? समय से, तो वो क्या कहलाता है? दर। क्या कहलाता है? दर। तो आवेश के प्रवाह का दर ही क्या कहलाएगा? विद्युत धारा। अब खुद आप देखो, इसका मात्रक बताओ। कूलम अपॉन में सेकंड, और इसी को बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? तो इसका जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर। ये SI मात्रक है बेटा, ये कौन सा है? SI मात्रक, एम्पियर। और 1 एम्पियर बराबर हम क्या बोल सकते हैं अब? 1 कूलम पर सेकंड। ये भी तो बात वही हो गई। तो नीचे देखो डेफिनेशन भी गिवन है, किसका? एम्पियर का। कहता है एम्पियर का डेफिनेशन क्या है? किसी चालक में प्रवाहित धारा को 1 एम्पियर तब कहा जाता है यदि तार के किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश क्या हो? प्रवाहित हो रहा हो। किसी भी चालक से 1 कूलम कितने सेकंड में? 1 सेकंड में अगर प्रवाह हो रहा है तो उसी को बोलते हैं 1 एम्पियर धारा उसमें प्रवाह हो रहा हो। समझ गए क्या? क्या ये वाली स्लाइड आपको समझ आई? हमने क्या बोला लास्ट चैप्टर में? हमने क्या पढ़ा था? आवेश जब स्थिर था। इसमें पढ़ेंगे जब आवेश गतिशील होगा। फिर हमने उसमें विद्युत धारा बताया। किसी भी चालक में आवेश के प्रवाह का दर ही क्या कहलाता है? विद्युत धारा। I बराबर क्या लिखेंगे? Q बाई T। इसी को लिखेंगे कूलम पर सेकंड, और इसी को बोलेंगे 1 एम्पियर। उसको क्या बोलते हैं? SI मात्रक। तो 1 एम्पियर हो गया 1 कूलम पर सेकंड। ठीक है, इसके आगे कहानी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। कहता है यदि गतिशील आवेश ऋणात्मक है। अच्छा, एक बात और भी समझते हैं कि अगर ये आपका बैटरी है, यहाँ कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव, और इधर कौन सा है? निगेटिव। कहते हैं धारा हमेशा पॉजिटिव से कहाँ बहता है? निगेटिव। अब बहुत तरीके से आपको बोला जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव बोल दो। इस पॉजिटिव को ही हम बोलते हैं हायर पोटेंशियल, और इसको क्या बोलते हैं? हायर पोटेंशियल बोले तो उच्च विभव, और लोअर पोटेंशियल बोले तो निम्न विभव। या तो आप बोलो उच्च विभव से कहाँ? निम्न विभव को। या तो बोलो पॉजिटिव से कहाँ? निगेटिव। या फिर आप बोलते हो, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो क्या कर रहा है। यदि चार्जेज निगेटिव है, यदि गतिशील आवेश कैसा है? तो धारा ऋणात्मक आवेश की गति की दिशा के विपरीत होगा। सुनना, मैंने अभी आपको क्या बोला? या तो आप ये मानो कि ये प्लस और ये क्या है, तो करंट आपको पता है प्लस से कहां बहेगा? माइनस। या तो आप बोलो कि उच्च विभव से निम्न विभव, या तो बोलो प्लस से माइनस। लेकिन प्लस के पास कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन आएगा, माइनस नेगेटिव वाला। ये कहां आता है? प्लस के पास। और इसी डायरेक्शन में कौन बहता है? प्लस वाला। देखो वो क्या कह रहा है, इफ मूविंग चार्जेज आर निगेटिव। अगर तुम ये मानते हो कि निगेटिव मूव कर रहा है, क्या मूव कर रहा है? निगेटिव, तो आप बोलोगे करंट उसके क्या बहेगा? अपोजिट में। देखो निगेटिव इधर मूव कर रहा है तो करंट कहां बह रहा है? अपोजिट। या फिर यदि मूविंग चार्ज पॉजिटिव मानते हो, तुम ये मान के चल लो कि इसके अंदर किसकी वजह से आ रहा है? प्लस की वजह से, तो उसी की दिशा में ही क्या बहेगा? धारा। देखो यदि मूविंग चार्ज, यदि गतिशील आवेश कैसा है? धनात्मक है, तो धारा धनात्मक आवेश की गति के दिशा में हो। कितनी देखो बात है, यही मैं अभी कहानी करंट में बताऊंगा कि अगर ये चालक है तो इसके अंदर हम मानेंगे अगर कि इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, तो अपने आप मानोगे कि प्लस वाला किधर चल रहा है? इधर चल रहा है। तो या तो प्लस की दिशा में क्या मानो? बताओ, अगर ऐसा है तो धारा तो ऐसे बहेगी। तो या तो आप इसको बोल दो प्लस की दिशा में कौन बह रहा है? धारा। या बोल दो ऋणात्मक वाला इलेक्ट्रॉन जिधर बह रहा है उसके अपोजिट कौन बह रहा है? धारा बह रहा है। अगर ये लाइन है ये भी सही है, ये लाइन है ये भी सही है। समझ गए? खूब आते हैं सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से गलत
कथन जो है चूज करें। समझ गए क्या बोल रहा हूं? आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात और सुन, इंपॉर्टेंट बातें में ही है। बताओ धारा कैसा राशि है? धारा एक अदिश राशि है। कैसा राशि है? अदिश राशि है। और अदिश ही नहीं, सुनिएगा, रियलिटी में तो ये अदिश भी नहीं है, ना ही अदिश है ना ही सदिश है। ऐसे को बोलते हैं टेंसर। स्केलर भी नहीं है, वेक्टर भी नहीं है, कैसा है? टेंसर। बट टेंसर हमारे सिलेबस में नहीं है। अब अदिश राशि कैसे है? सर अभी तो आपने दिशा माना है कि नहीं? आपने बोला ये प्लस ये माइनस ऐसे गई, तो आप बोले प्लस से कहां धारा बहेगी? माइनस। आप दिशा तो मान रहे हो, और दिशा है, मानो अगर करंट गया सर 5 एम्पियर, कितना गया? और परिमाण भी ले रहे हो इसका, तो परिमाण भी और दिशा भी है, तो इसको क्या होना चाहिए था? सदिश। बट आप क्या कह रहे हो? उसके पीछे की वजह यह है कि सदिश तब होता था, याद करो, जब वो सदिश के बीज गणित के नियम का पालन करता था। बोलोगे ये नहीं करता है। कैसे? मानो ऐसे धारा आई, कितने एंगल पर? 2 तार थे, 2 चालक थे, ऐसी धारा आई। अगर ये 5 एम्पियर आया और ये भी कितना है? 5, तो ये इधर गया। अगर हम केसीएल लगाए, थोड़ा बहुत अगर आपको पता हो, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स का धारा का नियम कहता है जितनी आई इक्वल्स टू उतनी गई। ये कहता है कि आई, ये आगे हम पढ़ेंगे, आई इक्वल्स टू गई, ये ऐसा कहता है। तो जितनी आई उतनी गई। कितनी आई? 5 और 5 10, तो यहां कितना जाएगा? 10। हमें इसमें पता करना था, तो हमने बोल दिया कितना एम्पियर गया? 10। कितना गया? 10। अब भाई 10, लेकिन अगर ये सदिश होता तो 5 और 5 का परिणामी 90 डिग्री पे क्या होता? 5√2। यदि क्या होता? सदिश होता तो सदिश के योग के नियम का क्या करना था? इसको पालन करना था। तो उसके हिसाब से बताओ, तुम्हारे पास 2 वेक्टर हो और कितने एंगल पर हो? 90 पर। इनका परिणामी क्या होता है? √5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 2 × 5 × cos 90। ये कितना हो जाएगा? 0। तो ये कितना हो गया? 5√2। कितना एम्पियर? 5√। लेकिन आंसर कितना है? ऐसा होता है क्या? नहीं। तो ये दिशा तो है, बट सदिश के योग के नियम का पालन, इसलिए हम इसको क्या कहते रहे? अदिश राशि। तो इसलिए धारा कैसा राशि है? अदिश राशि है, स्केलर। कैसा है? स्केलर है। तो इसको ध्यान से आगे चलिए, क्या कर रहे हैं बेटा हम? क्लासिफिकेशन ऑफ करंट, धारा का वर्गीकरण। तो अगर हम बोले धारा बोले तो करंट, इसको 2 तरीके से हम वर्गीकरण कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके जैसे हम हर चीज में वर्गीकरण करते हैं। इंसानों को भी बांट देते हैं कलर के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, अलग अलग चीजें हैं। मैं भी बच्चों को, मैं नहीं मतलब अक्सर कोचिंगों में भी मार्क्स के बेसिस पे बांट देते हैं। बोलोगे क्या? अब देखिए, सबसे पहले स्रोत के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के बेसिस पे 2 होते हैं। एक होता है डीसी, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे दिष्ट। मुझे तो लगता है हिंदी वालों को हिंदी से ज्यादा क्या आता है? इंग्लिश ही आता है। दूसरा वाला बोलेंगे एसी, अल्टरनेटिंग करंट। इसको बोलेंगे प्रत्यावर्ती तार। डीसी करंट, जो बैटरी जो सेल होती है वो कैसी होती है? डीसी। मतलब हमेशा इसका दिशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा?
कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। लेकिन यहां पर अल्टरनेट है, प्रत्यावर्ती, मतलब इस तरीके से चलेगा, प्लस माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे को ऐसे बोलेंगे। ये अलग चैप्टर है, पढ़ेंगे। अभी यहाँ जो पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ डीसी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डीसी। ये बैटरी लगी होगी अपने पास, और ये धारा का इसका जो दिशा होगा वो क्या होगा? पूरा नियत होगा। प्लस है तो प्लस ही है, समझ गए क्या? लेकिन अल्टरनेटिंग में क्या होगा? ये क्या बनाया हमने? जनरेटर। जनरेटर किस प्रिंसिपल पे बेस है? प्रत्यावर्ती धारा। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिर प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, व्यवहार के आधार पर, आप समझ गए ना? एक होता है औसत धारा, एवरेज करंट। क्या बोलोगे इसको? औसत धारा। बताओ आई एवरेज क्या लिखूं? सिंपल, डेल्टा क्यू अपॉन में बोले तो क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी। इसको बोलते हैं आई एवरेज। क्या बोलते हैं? इस पर होगा ताक्षणिक। क्या होगा? जिसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस, हिंदी में ताक्षणिक धारा। इसको क्या बोलते थे? याद करो, डी क्यू बाय डी क्यू बाय डी टी। ठीक है, यहां अवकलन करेंगे। क्या करते हैं? अवकलन। ठीक है, तो ये अपना वर्गीकरण हो गया। बताओ कोई दिक्कत? देखिए वर्गीकरण समझ गए? सोर्स के बेसिस पे, नेचर के बेसिस पे दो। अब आइए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें और है। कह रहा है क्यूटी। क्यूटी मतलब क्यूटी नहीं, क्यू फॉर क्यूसीआई वाला क्यू इंटू टी, टी फॉर टाइम। कह रहा है क्यूटी, अरे यार, ग्राफ का ढलान बोले तो ढाल हमें क्या देता है? धारा। लेकिन आईटी वक्र के नीचे का क्षेत्र हमें क्या देता है? आवेश। दो बातें बोला उसने, मैं दोनों बना देता हूं। अब ये कोई गाना है, हो क्यूटी तेरी, सुने हो क्या? अगर इस तरीके से क्यूटी है, इसका ढाल जिसको बोलेंगे टेन थीटा, क्या बोलेंगे? ढाल। क्या देगा ये? सोचो, मैं नहीं लिख रहा। क्यू बाई टी क्या दे देगा? धारा। क्या दे देगा? धारा। तो वो ये कह रहा है कि अगर क्यू और टी का ग्राफ है तो क्या दे देगा? धारा। लेकिन अगर किसका किसका? आई और टी का ग्राफ, तो कहता है इसके अंदर का क्या? क्षेत्रफल क्या दे देगा? आवेश। आवेश नहीं, आवेश का प्रवाह। ऐसे बोलो, क्यू बराबर क्या दे देगा? आई डी टी। इसको बोलेंगे चार्ज फ्लोन। क्या बोलेंगे? चार्ज फ्लोन, आवेश का प्रवाह। बोलो इतना समझ है? अब सुनिएगा, फिर Q से अगर मुझे आई जाना है, अवकलन या समाकलन? अवकलन, क्योंकि आई बराबर क्या लिखते हैं? डी क्यू बाय डी टी। अरे बोलो यार, तो क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। क्या करेंगे? अवकलन। और अगर आई से क्यू जाना है, आई डी टी, क्या करेंगे? समाकलन। बिल्कुल वैसे ही है, विस्थापन से वेग जाना है और वेग से विस्थापन। तो इस तरीके से यहां पर ये बात, इतना आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट। अब थ्योरी पार्ट मेरा खत्म हो रहा है और हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? सवाल करेंगे।
क्या करेंगे, सवाल करेंगे। बोलोगे क्या, तैयार रहिए। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ ले, क्योंकि यहां से हम सवाल करने वाले हैं। चले। अरे यार ये हिंदी कैसे रह गया, इंग्लिश ही रह गया ये। कह रहा है कि 20 एम्पियर का धारा एक क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसका क्षेत्रफल, मतलब एक पाइप है जिसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कह रहा है उसमें धारा जो है किस प्रवाह से बह रहा है, 20 मिली पर सेकंड। मतलब जो रेट होता है टाइम, वो टाइम कितना है, 20 मिली सेकंड। ये क्या है, मिली सेकंड, ध्यान रखना। तो कह रहा है कितना इलेक्ट्रॉन उस एरिया से बहेगा। इसका हिंदी लिख नहीं पाया मैं। हिंदी तुम पढ़ो एक बार, समझ नहीं आ रहा है क्या तुम्हें, ये वाला छूट गया हिंदी इसका ट्रांसलेशन। चलो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं, ये समझो। कह रहा है कि 20 एम्पियर धारा अनुप्रस्थ काट का जो उसका क्षेत्रफल है उसका कितना है, वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो कितने सेकंड के लिए बह रहा है, 20 मिली सेकंड के लिए। समझ गए, एक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जिसका कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले तार से कितना धारा बह रहा है, 20 एम्पियर, कितने सेकंड तक, 20 मिली सेकंड। तो पूछा है कि बताओ उसी गुजरने वाली क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल है। पहले बताओ आई कितना है, क्या क्या गिवन है, 20 एम्पियर। एरिया बताओ कितना है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको चेंज कर लोगे, 1 सेंटीमीटर के लिए किससे मल्टीप्लाई, 10 की पावर -2 से। तो कितना हो गया, 20 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। और टाइम कितना है बेटा, 20 मिली सेकेंड। बताओ मिली सेकेंड को कितना, कितना हो जाएगा, 10 की पावर। अब बस सॉल्व कर दो। क्या पूछा है, एन पूछा है। इसका मतलब क्या पूछा है ये, एन। बताओ क्या लिखूं, आई बराबर क्या लिखते हो, क्यू बाई टी। तो क्यू को क्या लिखते हो, एन ई बाई टी। हमें क्या चाहिए यहां से, एन। तो क्या फॉर्मूला बन गया, आई इंटू टी अपॉन में, खत्म हो गया। आई बताओ कितना है, 20। टी बताओ, हाँ उसका कोई यूज ही नहीं है, उसका कोई, वो तो ऐसे ही फालतू का दे। बताइए इंटू ई की वैल्यू कितनी होती है, ये तो रटाया हूं, 1.6 इंटू 10 की पावर अपॉन में, सॉरी टी कितना है बेटा, 220 इंटू 10 की पावर -3, 1.6 इंटू, इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन है। सॉल्व करके दिखाऊं, क्या बताऊं, -19 से ऊपर लेके चले जाओ, फिर 1.6 हटा दो, 18 ही रख दो, 20 20 400, 400 बटे 16, 16 गुने 25। इसको सॉल्व कर दूं क्या, कुछ नहीं बोलते हैं बच्चे। नेक्स्ट सवाल देखिए इस बार, एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब में
यदि 3 इंटू 10 की पावर, समझ गया ना क्या है ये, 18 है, समझ गए ना, 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड बाएं से दाई की ओर प्रवाहित हो रहे हैं। और 2 इंटू, ये बताओ क्या होगा, 2 इंटू 10 की पावर क्या, 18 प्रोटॉन प्रति सेकंड दाएं से बाएं की ओर। तो आपसे कह रहा है क्रॉस सेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, अनुप्रस्थ। तो ये धारा का परिमाण और क्या ज्ञात करें, दिशा। जल्दी बता दो। देखो क्या कह रहा है वो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, कॉपर सल्फेट Cu2+SO4 2-, क्या बोलते हैं उसको, CuSO4 2- को क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं ना। तो तुम मुख, अच्छा तुम 11th में हो, तो CuSO4 2- आया नहीं अभी तक, तो Cu2+ और SO4 2-। तो जब वहां पर आपको पढ़ाया गया होगा तो दोनों के प्रवाह की वजह से क्या आती है, वहां धारा आती है। कॉपर 2+ भी मूव करता है आयंस, और SO4 2- भी मूव करता है। तो पॉजिटिव भी मूव करता है और निगेटिव भी मूव करता है। वही ये कह रहा है, एक चालक है, एक तार है, जिसमें इलेक्ट्रॉन इतना किधर की ओर जा रहा है, बाएं से दाएं की ओर। इधर से इधर कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन। और क्या कर रहा है, प्रोटॉन किधर जा रहा है, दाएं से, और E+ जा रहा है इधर की ओर। इसकी संख्या कितनी है, तो अब दोनों की वजह से ही क्या आएगा, धारा आएगा। धारा क्या आएगी, दोनों की वजह से। तो बस दोनों को जोड़ दोगे। बताओ I बराबर अभी क्या पढ़े, Q/T। Q को क्या लिखोगे, NE/T। लेकिन हमें तो दोनों की वजह से चाहिए, तो N+E+, N- और E-/T, ये आपको लगाना होगा। भाई तुम सब पढ़ने आते हो ना, तो मुंह मत बना के बैठा करो यार। साले ऐसे बैठे हुए हैं बिल्कुल, क्या ही पता नहीं। अब समझ में आया हिंदी माध्यम। बस ऐसे ही आके बैठ जाते हैं साले, ना कुछ बोलेंगे ना कुछ। ना तो साले जवाब देते हैं ना कुछ देते हैं। इससे अच्छा ऑनलाइन पढ़ा लूँ साला, कम से कम कैमरे में तो देख के पढ़ा दे। जब यही हाल रहना है तो बताइए, इसको सॉल्व करके कितना आंसर आ रहा है, टाइम कितना सेकंड दिया है, हैं? प्रति सेकंड दिया है। कितना आ रहा है सॉल्व करके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.8 एम्पियर आएगा। मेरे पास समय कम है, तुम्हारे भरोसे रहे तो होगा। 0.8 एम्पियर आएगा सॉल्व करेंगे तो, इतना धारा बहेगा। प्लस कट रहा है, देखो पूरी क्लास है, मतलब क्या कर रहे थे सब। देखो उस बच्चे ने देखा कि 3 × 10 की पावर सर ने
-18 लिखा है और यहाँ सवाल में है 3 × 10 का, मतलब तुम सब जो है क्या कर रहे हो सोचो। ये हालत है पूरी क्लास की, पता ही नहीं चल रहा है कि मास्टर ने क्या लिखा है। पूरे बैच में इकलौता बच्चा है वो बोल रहा है सर वहां 3 की पावर 3 × 10 की पावर 18 है, और बाकी सब लग गए हैं सोल्व करने के लिए। साले एक्टर है तुम सब, लेकिन मानना पड़ेगा। एक्टिंग कर रहे हैं भाई। धारा कितना है 2 + 40, कह रहा है धारा I = 2 + 40 एम्पियर, जहां t सेकंड में है और 2 सेकंड के लिए एक तार के माध्यम से क्या कर रही है, बह रही है। तार के माध्यम से प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। क्या गिवन है, किसका फलन है, समय का। I किसका फलन है, समय का। मुझसे किसका मात्रा पूछा है, तो I से मुझे कहां जाना है, Q। बताओ अवकलन करेंगे कि समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, तो Q बराबर क्या लिखेंगे, I/dt इंटीग्रेशन ऑफ I कितना है, कितने सेकंड में चाहिए, 0 से 2। सॉल्व देखना कितनी देर में होगा, कितना आंसर आ रहा है, तो आवेश यहां से सॉल्व किए तो कितना आ गया, 12 कूलम। इसको आप बोलेंगे t², क्या बोलेंगे, e⁻²t। क्या पूछा, वह समय ज्ञात करे जब धारा अपनी, सोचो तुम अपनी दिशा बदलोगे, मैं इधर जा रहा हूं प्लस में, मुझे दिशा बदल के कहाँ आना है, माइनस में, तो मुझे प्लस से पहले क्या करना पड़ेगा, 0, फिर 0 से क्या करूंगा, पलटी करूंगा, क्योंकि अभी मैं पॉजिटिव में हूं, अभी मैं अमीर हूं, गरीब हो गया, तो पहले मुझे जहां से शुरुआत किया था वापस वहीं आना पड़ेगा। तो सोचो पॉजिटिव से ये होता है, तुम प्लस में जा रहे थे, अब कहाँ जाना है, माइनस में, तो तुम एक बार क्या करोगे, 0 होगे, फिर कहाँ मारोगे, पलटी मारोगे, तो किससे होके गुजरना पड़ेगा, 0 से। मतलब जिस वक्त करंट धारा क्या हो जाएगी, 0, उस वक्त वो अपनी दिशा क्या कर लेगा, बदल लेगा। सीधी सी बात है, कंसेप्ट यही है। धारा अपनी दिशा बदलेगी कब, जब बताओ I = क्या हो जाए, I = क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अब तुमको पहले Q गिवन है, Q से कहां पहुंचना है, क्या करेंगे, I = dQ/dt। अब इस सवाल में तुम कहां मरोगे, अवकलन में। अब देखिएगा, देखना कितने बच्चे कर पाते हैं। Q बराबर अपने पास फलन है t² e⁻²t। बताओ इसका अवकलन क्या होगा, I निकाल लेंगे और उसको बराबर किसके रख देंगे, 0 के। बताओ इसका अवकलन ही मेन है, क्या हो जाएगा, 2t, क्या हो जाएगा। अब ये कुछ और नहीं, ये y1 हो गया और ये प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहली वाली को पकड़ेंगे, दूसरी वाली को छोड़ देंगे, फिर दूसरी वाली को पकड़ेंगे और पहली वाली को छोड़ देंगे। बोलोगे
तो पहले किसका कर दिया, पहली वाली का, अब दूसरी वाली को छोड़ दो, कि बीच में क्या लगाएंगे, प्लस, किसको अब करेंगे, दूसरी वाली का। बताओ e की पावर -2t का -2 कहाँ जाएगा, बाहर, कांस्टेंट, इनटू सेम रहेगा, और फिर किसको छोड़ दोगे, टी स्क्वायर को। तो हमारे पास आई फाइनल क्या आ गया, 2t टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं, कांस्टेंट जो बचता है उसको आगे लेकर आते हैं। किस, हाँ इसी में कह रहा हूँ मैं, 2t इंटू ई की पावर -2t। अब यही लोचा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर e की पावर के एक्स का इंटीग्रेशन अवकलन क्या होता है, के, तो तुम क्या कह रही हो, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। बोला तो सवाल में मर तो वहीं गए तुम। भैया e की पावर के एक्स का इंटीग्रेशन अवकलन क्या होता है, के ई की पावर के एक्स, माइनस होगा तो माइनस क्या आ जाएगा, -2 है तो कहाँ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब इसको बराबर किससे कर देंगे, 0 के, तो कर दो 0। ये वाला इस साइड आ जाएगा, क्या बनेगा, 2 ई की पावर -2t इंटू टी स्क्वायर बराबर 2t ई की पावर -2t, ई की पावर -2t, ई की पावर -2t, 2 से 2 गया, देखना कुछ छूटा तो नहीं। एक टी से टी गया, एक टी से, तो टी बराबर कितना आ गया, 1 सेकेंड आ गया, ये आंसर। तो 1 सेकेंड में वह समय ज्ञात करे जब धारा अपनी क्या बदल लेगी, दिशा। तो 1 सेकेंड बाद धारा अपनी क्या बदल लेगी, दिशा। समझ गए क्या। इसका एक जनरल फॉर्मूला भी होता है, कि ये कैसा दिख रहा है आपको, टी की पावर ए ई की पावर -bt टाइप में, टी की पावर ए और ई की पावर -bt टाइप में, यही है फंक्शन। देखो टी की पावर ए, तो जब भी आप इसको अवकलन करके लास्ट में जो टाइम की वैल्यू आती है वो हमेशा a/b आता है, क्या आता है, तो आप उससे डायरेक्ट भी कर सकते हो। कंपेयर कर लो, a के जगह क्या है 2, b के जगह भी क्या है 2, -2 नहीं है, वहां माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, b के जगह भी क्या है 2, तो बताओ 2/2 कितना हो गया, 1 सेकेंड। ये वाला ऐसा हो तो टाइम हमेशा क्या आता है, a/b। तो इसमें क्या फंसा रहा था आपको, वो अवकलन। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ट्रैक में वृत्ताकार पथ में, लेकिन उसका त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 1.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर कितने की रफ्तार से, 3.14 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड की स्थिर चाल से क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो वृत्त में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। अब सही बात है भाई, अगर वो घूम रहा होगा तो आवेश गतिशील अवस्था में है, तो क्या बहेगा, धारा बहेगा। तो वही आपसे पूछा है। ये सवाल और ये सवाल लगभग सेम ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। लेकिन चलिए, क्या बोला उसने, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे, कितनी स्पीड से, 3.14 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड से, जिसका त्रिज्या कितना है, 1.6 सेंटीमीटर। तो प्रवाहित धारा कैसे लिखोगे, अब ऐसे घूम रहा है तो I बराबर लिखेंगे Q/T,
टी जो पूरा समय लगेगा उसको घूमने में, आवर्तकाल। कौन सा वाला? आवर्तकाल। अरे आई बराबर लिखते हो क्यू बाय स्मॉल टी, बट यहां टाइम क्या लोगे? एक पूरा चक्कर काटने में क्या लगेगा? आवर्तकाल। और आवर्तकाल का फॉर्मूला वृत्तीय गति में पढ़ाया हूं, 2 पाई आर बाय क्या होता है? ये भी एक आवर्तकाल ही है। बोलोगे टाइम पीरियड, तो बताओ क्या लिखूंगा? Q अपॉन में 2 पाई आर बाय वी, तो क्या हो गया? Q इंटू वी बाय 2 पाई आर। अब देखो सब कुछ गिवन है, अरे सब कुछ गिवन है, तो आई आ जाएगा। Q बताओ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। वी बताओ 3.14 इंटू 10 की पावर 6। 2 पाई को क्या लिखते हो? 3.14 इंटू आर कितना गिवन है? तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2। सॉल्व करके बताओ कितना एम्पियर हो रहा है? 3.14 से तो डायरेक्ट कट रहा है, 1.6 भी निपट रहा है भाई साहब, बोलो। अब तो सॉल्व कर लो। -19 प्लस से 13, -13 ऊपर गया +2, -2 और कर दो 11, तो ये आ रहा है 0.5 इंटू 10 की पावर 11 एम्पियर। लेकिन ये आंसर दिया हुआ है, हाँ आंसर ऐसे लिखा हुआ है। क्या इसको हम ये लिख सकते हैं? बोलो, बात क्या है? सेम। तो आंसर इस फॉर्म में दिया हुआ। बोलिए, टी समय अवधि में क्या ज्ञात करे? आई ज्ञात करे। अब आप इसको ऐसे समझो कि लैम्डा कूलम्ब पर मीटर क्या है? समझ गए होगे, वलय है, वलय के ऊपर क्या है? आवेश है। क्या है? वलय के ऊपर क्या है? आवेश। इस तरीके से अब तुम वलय ले लिए, उस पर आवेश है, उसको घुमा दो वलय को, बात तो वही हो गया पिछला वाला। आवेश क्या करेगा? घूमेगा, तो उस पर क्या आएगा? गतिशील अवस्था में होगा, तो क्या आएगा? धारा बहेगा। वो धारा पूछा है, अभी पढ़े। Q बाय क्या होगा? T। बोलो, Q क्या होगा? Q बाय I क्या होगा? Q बाय T। टाइम को फिर से बताओ क्या लिखोगे? लेकिन यहां देखो एक चीज गिवन है, सॉरी, ओमेगा गिवन है। क्या गिवन है? तो किसके टर्म्स में लिखोगे? ओमेगा के टर्म्स में। अब घुमा रहे हैं, वहां वेलोसिटी गिवन था, यहां क्या गिवन है? ओमेगा। तो आप क्या लिखोगे बताओ? क्योंकि रेडियस फेडियस तो गिवन है ही नहीं, तो 2 पाई बाय क्या लिख दोगे? ओमेगा। क्योंकि ये भी तो हम पढ़े हैं, टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा ही लिखते हैं V बाय आर, तो आर कहां चला जाता है? ऊपर। चलो अब देखो, तो ओमेगा कहां जाएगा बेटा? ऊपर, अपॉन में 2 पाई। ये क्या आया है? आई। अब हम चेक करते हैं किस टर्म में आंसर दे रखा है। लेम्डा के टर्म्स में आंसर देना है बेटा। किसके टर्म्स में? किसके टर्म्स में? लेम्डा के टर्म्स में। मतलब हमें पहले लिखना पड़ेगा Q। बताओ, लेम्डा बराबर लिखते थे Q अपॉन L। अगर ये रेडियस इसका कितना है? R, तो Q लिखेंगे लेम्डा इंटू, क्योंकि लेम्डा गिवन है, तो लेम्डा इंटू L। बताओ कितना हो जाएगा? लेम्डा इंटू 2 पाई R। यही हमारा क्या हो जाएगा? Q। बोलो, जरा रखना है इसको। लेम्डा इंटू 2 पाई इंटू R इंटू ओमेगा अपॉन में 2 पाई। आंसर है लेम्डा ओमेगा R। ये आंसर देना था। आप चाहो तो 2 पाई R बाय वी भी लिख दो, कोई दिक्कत, क्योंकि आंसर में क्या था? R था।
तो 2πr/v से भी आ जाएगा, लेकिन ओमेगा के टर्म्स में लिखना था। आंसर किसके किसके ऑप्शन किसके किसके टर्म्स में था, लेमडा, ओमेगा और आर। तब 2πr/v लिखते तो फिर ओमेगा भी लिखना पड़ता। बात वही होता कि तुम उल्टा फिर लिखो कि v/r को क्या लिखोगे, ओमेगा लिखोगे, तो हमने डायरेक्ट ऐसे कर दिया। देख लीजिए, बोलिए कोई दिक्कत। आई बराबर क्या लिखा, एसी बंद कर दो बेटा। आई बराबर क्या लिखा, q/2π/ओमेगा बोलोगे, फिर q को लिख दिया लेमडा इंटू 2πr रख दिया, तो इसके टर्म्स में आ गया। अगला सवाल है आई इन वायर। अब ये इस पर आप समझो बिल्कुल वैसे ही आवेश अभी, ठीक है भाई। फिर से 1D रॉड है तो कितना होगा, लेमडा कूलाम पर मीटर। आपने इसको क्या दे दिया, रफ्तार दे दिया, तो अब ये गतिशील अवस्था में हो गया, कौन, आवेश। अगर गतिशील अवस्था में तो क्या बहेगा, धारा। तो अब फिर से आपको लिखना पड़ेगा, v के टर्म्स में लिखना है, किसके टर्म्स में, और लेमडा के टर्म्स में। कैसे लिखे, फिर से I बराबर तो एक ही है, q/t। अब इसमें घुमा तो रहे नहीं हो, तो मान लो छोटे से टाइम t में रॉड कितना चल गया, x। छोटे से टाइम t में रॉड कितना चल गया, x। बोलो, और किस स्पीड से चला है, v से। तो बताओ x बराबर क्या लिखोगे, v इंटू टी। तो टाइम बराबर क्या आ गया, समझ गए। लेकिन किसके टर्म्स में ऑप्शन में आपको गिवन होगा वो अपने को जानना बहुत जरूरी है। लेमडा के टर्म्स में देना है भैया, किसके टर्म्स में देना है बेटा, तो बताओ। यहां पर आई बराबर क्या आई लेमडा बराबर क्या लिखते थे, q/l। लेकिन इस बार लेंथ तुम कितना चलाए हो, तो l की जगह क्या आ जाएगा, तो q बराबर क्या हो गया, लेमडा इंटू एक्स। तो यहां रख देंगे लेमडा इंटू एक्स। ये v कहाँ जाएगा, x से x गया, लेमडा इंटू v, यही आंसर है। और किसी को लग रहा है कि LHS बराबर RHS मात्रक सेम नहीं हो रहा है, चेक कर लो, सेम है। लेमडा है कूलाम पर मीटर पर सेकंड, मीटर मीटर क्या, कूलाम पर सेकंड, वही क्या होता है, धारा। हर बार सही हो रहा होगा कि अरे यार आई कैसे टर्म्स में आ गया, लेमडा इंटू वी। समझ गए ऐसे सवाल, ये सब सवाल आए हुए हैं, पहले बता दे रहा हूं आपको। बोलिए, हो गया क्या, हो गया। चार्ज फ्लोन और क्या बताया, औसत धारा। कहां से कहां में, पूरे साइकिल में। ये जो ग्राफ है उस ग्राफ में निकालना है। अब सुनो, प्यारा सा सवाल है, पहला पार्ट, क्यू लिखना है। क्या लिखना है भाई, क्यू। क्या लिखना है, क्यू। अभी बताओ किसके किसके बीच ग्राफ है, आई टी का क्या देता है, क्यू क्षेत्रफल, आवेश, प्रवाह देता। गलत कह रहा हूं क्या, अरे बोलो भाई, क्या देता है, आवेश, प्रवाह। तो बस क्या है ऐसे, तो बस ऐसे आप लिखोगे आई डी टी अपॉन में
यही लिखोगे आईडीटी, मतलब बोले तो क्षेत्रफल। बताओ इसका क्षेत्रफल। ये पूरा एरिया लोगे, बताओ कितना होगा इसका एरिया। अभी देखना, क्षेत्रफल ही नहीं निकाल पाएंगे। बताओ क्षेत्रफल। पूरे सर्कल में कितना होता है? तो आधा सर्कल है तो कितना हो गया? कितना? पाई आर। सिंपल। लेकिन एक दिक्कत है, पूछो क्या? पूरे सर्कल में एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। आधे में कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2। एक दिक्कत है, पूछो का? पूरा गोला होता तो आप एरिया क्या लिखते? आधे गोले में क्या लिखोगे? तो बस वही लिखो। लेकिन तुम फंस रहे होगे, जहां रेडियस होता था सेम, यहां है टी नॉट, कितना है? और ये कितना है? आई नॉट। तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं। देखना इसको कैसे लिख सकता हूं। आर एक्स इंटू, खत्म हो गया, ये हो गया आर एक्स, ये क्या हो गया? आर एक्स, क्या? टी नॉट। और ये क्या हो गया? आर वाई, कितना? आई नॉट। तो इसको क्या लिखोगे? पाई टी नॉट आई नॉट बाय 2। यही है आवेश का प्रवाह। देखे फाइनल डेस्टिनेशन कैसे हुआ? इससे ये लगा, ये उस पर गिरा, पेन कहाँ गई? वहाँ। फिर वो नीचे गई, पता चला कुछ हो जाता। ऐसे ही हम सब। सर अब इसका पॉजिटिव साइड भी देखो। आपसे ये लगा, नीचे गिरा, पेन उछल करके आपकी आंखों में भी आ सकती थी, बट आंखों में नहीं आई। चलिए बताइए, अगला वाला आंसर बताइए। ये समझे? तोते उड़ गए। पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, वृत्त का। कैसा सर्कल दिख रहा है? आधा। सवाल को देख लीजिए। तो बस यहां पर हम सोच रहे थे कैसे लिखे, आर क्या लिखे हम? साला आर ये भी है, आर ये भी है, तो दोनों को लिखने का तरीका ये होता है। अब दूसरे वाले का तो आप सॉल्व कर लेंगे। बताइए दूसरा हिस्सा। आई औसत। तो बस ये तो आपको पहले बता रखा हूं मैं। ये कैसे लिखते हो? इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। कितनी बार बताऊं? द्रव्यमान केंद्र में भी ऐसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। अब इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी कुछ और नहीं, क्षेत्रफल है। अरे बोलो, देखो ऊपर, आई डी टी को क्या लिखते हो? क्षेत्रफल ही तो लिखते हैं। तो ये क्षेत्रफल अपॉन में पूरा डी टी, मतलब पूरा समय। पूरा समय कितना? 2 टी नॉट। तो आप इसको ऐसे लिखते हो, कुल समय। तो बस सॉल्व कर लेंगे। क्षेत्रफल बताओ अभी ऊपर कितना आया था? पाई आई नॉट टी नॉट बाय 2। कुल समय बताओ? 2 टी नॉट। टी नॉट से तो पाई आई नॉट बाय 4। ये आंसर। समझ गए? तो ये आंसर पाई आई नॉट बाय 4, पाई आई नॉट बाय 4। ठीक है भैया, पाई आई नॉट बाय 4। अगला देखो, एक धारावाही तार बनाम समय ग्राफ है, आईटी ग्राफ है। कुछ ज्यादा छोटा दिख रहा है, उसने ज्यादा छोटा कर दिया। चलो कोई बात नहीं। तो कह रहा है 2 सेकंड से कितने सेकंड में? 12 सेकंड में तार से प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तुम खुद बताओ, आईटी का क्या देगा? क्षेत्रफल। कितने से कितने सेकंड बोला है? 2 से 12 में। निकाल पाओगे? 2 से 12, एक ये बोलो और एक ये।
दोनों को जोड़ दो, बोलो भाई, बस कहां से कहां, 2 से 12, मतलब 2 से 12 का क्या ले लो, क्षेत्रफल। आता है क्षेत्रफल लेना? इस वाले का बताओ, L इंटू बी, आयताकार दिख रहा है, तो L हो गया 6 गुने 5, कितना हो गया 30। इस वाले का बताओ, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम को हिंदी में बोलते हैं, देखना अभी, ट्रेपेजियम को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड कितने हो गया 5 और 10, इंटू हाइट लिखते हैं, हाइट कितने हो गए 4, ये भी कितने हो गए 30, तो क्षेत्रफल 30 प्लस 30 60 कूलम। कोई गलती ना किया हो, 2 से 6, 6 पंचे 30, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दोनों समांतर भुजाओं का योग, तो 8 से 5 के बीच में कितने हैं, सॉरी 5, ये हो गया, ये कितने हो गए 10, इंटू हाइट कितने हो गया 8 से 12 4 30, कितना आंसर है भाई 60 कूलम आंसर। अब किस पर आए हम, कहानी, कहानी करंट की। अब सुनिए कहानी करंट की। क्या थक गए हो? सुनिए अब ध्यान से। होता क्या है कि जब रूम टेम्परेचर होता है, अभी चालक रखा हुआ है, ऐसे भी आप मानो ऐसे बहुत सारे चालक होंगे, कभी कभी आप घरों में तार आता है एक्स्ट्रा हो जाता है रखा रहता है, बट हम उसको छूते हैं कभी करंट नहीं लगता, लेकिन वही कनेक्शन में आप छुओ तो उसको आपको क्या लगेगा, करंट लगेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रखा हुआ तार है उसके अंदर क्या आवेश नहीं बह रहे, इधर उधर फ्लो हो रहा है, लेकिन उसमें क्या होता है कि अब बात को समझिएगा। हुआ ये कि मानो ये वाला, ऐसे बहुत सारे हैं, करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स अंदर, बोलोगे अंदर तो बहुत सारे होंगे ना। ये यहां से चला, इसकी ऐसे टक्कर हो गई, क्या हो गई, टक्कर हो गई, फिर इसकी टक्कर होने के बाद वापस इससे टक्कर हो गई, बोलो, फिर क्या हो गई, इससे टक्कर हो गई, वापस कहां गया, इससे टक्कर हो गई, टक्कर होने के बाद वापस ये यहीं आ गया, जहां से चला था तो विस्थापन क्या हो गया, 0। जब आवेश चलेगा तभी तो क्या बहेगा, धारा। लेकिन कहता है जबकि आप रूम टेम्परेचर पे, मतलब ऐसी वायर रखा हुआ है तो उसमें भागता तो है, वो दौड़ता है, दौड़ लगाता है, लेकिन टक्कर होकर के वो वापस वहीं आ जाता है, और जिसकी वजह से विस्थापन क्या हो जाता है, अब विस्थापन 0 हो गया तो काहे का धारा बहेगा। तो ये कहानी होती है। तो वो कह रहा है कि फिर ये जब इस तरीके से भाग रहा है तो इसके पास ऊर्जा होगा, वो ऊर्जा कहां से आया, तापमान से, टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर, कमरे का तापमान, उसको बोलते हैं रूम टेम्परेचर। और उसकी वजह से जो एनर्जी आएगी उसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं, उष्मा ऊर्जा, क्या बोलेंगे उसको, उष्मीय ऊर्जा। अब वो कितना होता है वो अभी हम देख लेंगे, बट आप ऐसे समझिए, कहानी ये है कि तार अगर पहले रखा हुआ है, हम उसको कनेक्शन नहीं किए हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं अभी भी, बट वो दौड़कर जब टकराते हैं तो वापस अपनी ही जगह आ जाते हैं, और कुल विस्थापन क्या हो जाता है, 0, जिसकी वजह से उसका विस्थापन नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे आवेश का प्रवाह नहीं हुआ और धारा उसमें नहीं बही। तो उसने देखो क्या बोला है, कमरे के तापमान पर कंडक्टर बोले तो चालक, पर क्या चर्चा, वाह, विभवांतर के बिना, समझ गए क्या,
क्या लिखेंगे ये, विभवांतर के बिना, विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस। जब मतलब कह रहा है क्या देखेंगे हम कमरे के तापमान पर, तो तब होगा ना जब हम उसको कहां नहीं लगाएंगे, आदत इंसान की खराब होती, कहां लगाएंगे, कहां नहीं लगाएंगे, कनेक्शन में। तो वो सिंपल किस पे रखा हुआ है, कमरे के तापमान, मतलब बैटरी से नहीं जोड़ेंगे, बैटरी से नहीं जोड़ेंगे तो उसके क्रॉस विभवांतर नहीं आएगा। तो वही कह रहा है, पहले देख रहे हैं विभवांतर के बिना, तो देखो पढ़ो विभवांतर के बिना क्या होता है, हमने आपको भी बता दिया। कमरे के तापमान पर धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति की तुलना एक कंटेनर में गैसीय अणु की यादृच्छिक गति के साथ की जा सकती है। कहते हैं कि जैसे आप ऐसे मानो कि इस क्लास में नहीं, इस क्लास में नहीं, रोड पर मैं पैसे फेंक दूं तो तुम्हें पता है क्या होगा, पता है ना क्या होगा, दौड़ लगाएंगे सब, तो सब इधर, कोई इधर लेके भाग गया, कोई उधर लेके भाग गया, है कि नहीं। तो उसी को बोलते हैं रैंडम मोशन। क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन। उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यादृच्छिक गति, इधर उधर भागेंगे। तो कह रहा है जैसे एक कंटेनर ले लो, बर्तन में आप गैस मॉलिक्यूल रख दो, तो गैस का जो मॉलिक्यूल होगा वो इधर उधर भागेगा, जैसे भागता है वैसे कहते हैं चालक के अंदर भी कौन भागता है, इलेक्ट्रॉन भागता है। दिख रहा होगा आपको, इधर उधर रैंडमली मूव कर रहा है, समझ गए। जैसे किसी कंटेनर में गैस ले लो तो गैस के आपको जो है मॉलिक्यूल्स आपको दिखेंगे इधर उधर, मॉलिक्यूल को हिंदी में बोलते हैं अणु, तो वो इधर उधर भागेंगे जैसे, वैसे ही कौन भागता है, इलेक्ट्रॉन्स भागता है किसके अंदर, चालक के अंदर। कह रहा है ड्यू टू रैंडम मोशन, ये जो यादृच्छिक गति होता है इसकी वजह से, देखो यादृच्छिक गति के कारण सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन का शुद्ध मतलब कुल वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। कुल वेग क्या हो जाएगा, शून्य। इसलिए कमरे के तापमान पर चालक के माध्यम से कोई धारा प्रवाहित नहीं होता। शून्य क्यों हो गया बताए, जहां से चला टकराने के वापस वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट ही क्या हो गया, जीरो, इसलिए वेग क्या बोल देंगे, शून्य हो जाता। अब समझो, तो कह रहा है कि इसके पास ऊर्जा थी जब ये किस पर था, किस पर था, ये कमरे के तापमान। तो कभी कभी उस ऊर्जा पर आपको क्या आ जाता है, सवाल आ जाता है, वो ऊर्जा कितना था उस पर सवाल आ जाता है। वो ऊर्जा होता है हाफ mv² बराबर 3/2 kT। हाफ mv² बराबर 3/2 kT। हाफ mv² बराबर 3/2 kT। के को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन नियतांक। के को क्या बोलते हैं, जो उसके पास गतिज ऊर्जा होगी। और T4 क्या है, तापमान। T4 क्या है, तापमान। हाँ टेम्परेचर, सही बात। यहां से इसको कैंसिल करो, 2 से 2 गए, V बराबर बताओ क्या आ गया, √3 kT/m। ये फाइनल इसका डब्बा बनता है। इसको बोलते हैं उष्मीय थर्मल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे इसको, तापीय वेग। इसको बोलेंगे तापीय वेग। तो ये कितना होता है आज के बाद, √3 kT/m, जहां m है द्रव्यमान, k है बोल्ट्जमैन नियतांक, t है तापमान। बोलोगे, और 3 तो 3 है, ठीक है। ये आपके पास है तापीय वेग। क्या कह रहा है देखो, यह आसपास के बोले तो कमरे के कारण चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या है, वेग। तो मतलब ऊर्जा होगी तभी तो ये क्या करेगा, मूव करेगा। तो वेग कितना होता है, √3 kT/m। आता कहां से है, तो इस तरीके से बना करके आपको तो कुल मुद्दे की बात ये याद रखनी। आगे चलते हैं। अब भाई टक्कर होगा,
क्या होगा? टक्कर होगा। तो ऐसे कितने टक्कर होंगे? बहुत सारे। बोलो। अब इससे टक्कर हुआ, हो सकता है इससे टक्कर हो। बोलो भाई। तो कहता है कि जो दो टक्कर है, लगातार टक्कर के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? माध्य मुक्त पथ। पथ बोल लो, जिसको बोलते हैं लेमडा। क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। फिर से सुनिए क्या कह रहा है। किसी भी दो टक्कर के बीच में, मान लो ये दो टक्कर है, इन दो टक्कर के बीच की जो दूरी होगी, इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई? ऐसे मान लो ये से जाके टकराए, इन दो टक्कर के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? लैम्डा। पढ़ो वहां पर, दो क्रमिक क्रमशः, समझ गए? टकरावों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। इन सभी मुक्त पथों का औसत माध्य मुक्त पथ कहलाता है। कह रहे हैं कि हम तुमसे टक्कर हुए, देखो यहां एक टक्कर पहले हुआ, इसको बोल दिया मुक्त पथ। क्या बोला? अब ऐसे ही टक्कर दूसरे भी हुए, फिर तीसरे भी, इन सब का क्या लो? औसत लो, तब वो क्या कहलाएगा? माध्य मुक्त पथ। इसका मतलब है जो आप लेमडा लिखने वाले हो, वो लेमडा क्या लिखने वाले हो? लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 प्लस लेमडा 4, ये जो है इसको लेमडा बोलेंगे। अपॉन में ऐसे डॉट डॉट जाओगे, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? n। ये है, इसको, इस लेमडा को क्या बोलेंगे? माध्य मुक्त पथ। सिंपल लेमडा को क्या बोलेंगे? मुक्त पथ। मैं इससे टक्कर हुआ, फिर उससे टक्कर हुआ, तो हम दोनों की टक्कर जो हुआ उसको लेमडा 1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिर दूसरे टक्कर में लेमडा 2, तीसरे टक्कर में लेमडा, ऐसे कितने टक्कर हुए? n। तो उसका औसत लोगे तो उसको बोलते हैं माध्य मुक्त पथ। अब वैसे ही बेटा रिलैक्सेशन टाइम है, कौन सा टाइम है? टाउ से डिनोट करते हैं इसको। अब पहले टक्कर में पहला समय लगेगा, दूसरे टक्कर में, इन सब का फिर से क्या ले लो? औसत, तो उसको बोलेंगे विश्राम। देखो ये नहीं, ये कहलाएगा पहला टक्कर। सुनना मेरी बात, क्या होता है विश्राम समय? पहले टक्कर हुए, दूसरे टक्कर होने से पहले जो मुझे रिलैक्स करने का समय मिला उसको बोलते हैं विश्राम समय। फिर से सुनो, हिंदी में सुन लो। दो लगातार टकरावों के बीच एक इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया औसत समय, औसत समय अगर लोगे दो टक्करों के बीच, किसके बीच? उसको क्या बोलते हैं? विश्राम समय। लेकिन ऐसे n टक्कर होंगे तो उसको बोलेंगे मीन रिलैक्सेशन टाइम। अभी सिंपल कौन सा टाइम बोल रहे हैं? रिलैक्सेशन टाइम। आगे बोलेंगे मीन रिलैक्सेशन टाइम, फिर से क्या बोलोगे? माध्य विश्राम समय। समझ गए क्या बोला? अंतर है भाई दोनों में। माध्य विश्राम समय, इसमें देखो विश्राम का समय, दो टक्कर होने के बीच में जो रिलैक्स करने का समय मिला उसको क्या बोलेंगे? विश्राम। पहला टक्कर हुआ, अब मैं दूसरा टक्कर कर रहा हूं, तो पहले टक्कर और दूसरे टक्कर के बीच में जो जितना मुझे रिलैक्स करने का टाइम मिला है उसको क्या बोलते हैं? विश्राम समय। लेकिन इन सब का क्या ले लोगे? औसत। क्या ले लोगे इन सब का? तो वो क्या कहलाएगा? बोलो, कुछ बोल रहे हो? तो टाउ एवरेज बोलेंगे, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 एंड सो ऑन अपॉन में n। इसको बोलेंगे मीन रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलेंगे? मीन रिलैक्सेशन टाइम। पढ़ो जरा। दो क्रमिक टकरावों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय विश्राम समय कहलाता है तथा इन सभी समयों का औसत क्या कहलाएगा? माध्य विश्राम समय। बोलो सही है? अब देखो उसने क्या बोला, पढ़ो ऊपर।
बिहेवियर ऑफ कंडक्टर ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एट रूम टेम्परेचर। अब ये रूम टेम्परेचर पर था, बोलो, हमने इसको क्या कर दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया, प्लस और माइनस। बैटरी से जोड़ने का मतलब है यहां प्लस और यहां, इसका मतलब है तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या अप्लाई कर दिया बेटा? क्योंकि उच्च विभव से निम्न विभव क्या बहता है? विद्युत क्षेत्र। अब जैसे अप्लाई कर दिए तुम, बताओ विद्युत क्षेत्र की दिशा में किस पर धक्का लगता है? धनात्मक पर। और उसके विपरीत किस पर धक्का लगता है? ऋणात्मक पर। इसलिए अगर इधर प्लस और इधर माइनस है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां भागेगा, और जो प्लस वाला होगा वो कहां आएगा? आगे। लेकिन अभी तक वो कैसे बह रहे थे? कैसे टक्कर हो रहा था? रैंडम, यादृच्छिक गति में, कैसे भी खटाखट खटाखट। लेकिन जैसे ही आप बैटरी लगाते हो, जैसे ही क्या लगाते हो आप? बैटरी। कहते हैं जो अभी इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहा था, बात को समझना, अभी ये ऐसे 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 टकरा के वापस यहीं पहुंच गया था, बोलो, तो कुल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया था? 0। लेकिन कहता है अब ये टक्कर तो होते हैं लेकिन वो वापस नहीं पहुंचता। समझ गए क्या? अब इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट है, कितना है? x नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब ये विस्थापन बच गया, मतलब आवेश भले थोड़ा सा खिसका लेकिन खिसक गया। इसलिए आप बैटरी से जोड़ते हो तो उसमें क्या बहना शुरू हो जाता है? धारा। तो कह रहा है कि ऐसा होने पर, पहले हम मान रहे थे इसको रैंडम, कहता है कि ऐसा कि आप जैसे ही विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हो ये सब एक सैनिक की तरह हो जाता है। अभी तो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, बोलो भाई, ये किधर की कैसे हो जाते हैं? सैनिक की तरह। एक याद है 15 अगस्त 26 जनवरी पे मार्च पास्ट कर रहा होता है। मार्च पास्ट समझते हो? अरे सिपाही चलते नहीं है, सबके एक कदम आगे, एक साथ एक कदम परेड। अब सुनो ध्यान से, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, अब सब इस तरीके से, ऐसा मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये चल रहा है, कहानी ऑफ करंट। करंट की क्या कहानी? अभी तुमने अप्लाई नहीं किया था क्या विभवांतर, तो सब इधर उधर मूव कर रहे थे। अब जैसे अप्लाई कर दिए, ये बिल्कुल एक तरह से हो गए, सैनिक की तरह, और सब एक तरीके से मार्च पास्ट करेंगे। एक कदम सबका आगे भागेगा, अगर मेरा एक कदम आगे तो आगे वाले का भी एक कदम आगे। और इस तरीके से कहते हैं ये जो चलते हैं जिस वेग से, उस वेग का नाम देते हैं अपवाह वेग। कौन सा वेग? सब बोलते हैं, सब कोई एक कांस्टेंट स्पीड से चलता है, उस स्पीड का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम है? उसका नाम है अपवाह वेग। और यही वजह है कि भाई फैन वहां है, मैं स्विच ऑन करता हूं, फैन चालू हो जाता है। स्विच ऑन करते ही फैन क्या हो जाता है? रियलिटी में धारा बहने में समय लगना चाहिए, और लगता है समय, लेकिन बहुत माइनस में, बहुत कम समय लगता है। कम समय इसलिए लगता है क्योंकि अगर यहां का इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा तो फिर समय लगेगा। तुम कह दो कि यहां इलेक्ट्रॉन है, तुमने स्विच ऑन किया, तुरंत इलेक्ट्रॉन भागेगा वहां पर, फिर तो टाइम लग जाएगा भाई। कंडक्टर में जैसे तुमने सर्किट में जोड़ दिया, सारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हो जाते हैं। अब जैसे स्विच ऑन किए, ये वाला यहां नहीं पहुंचता है, ये वाला कहां चला गया? आगे चला गया। इसका एक कदम आगे गया, सब पीछे है, तो यहां ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, जैसे स्विच ऑन किया वो वाला थोड़ी आया, वो वाला चला गया, और वो आगे खिसका तो ये अपने आप खिसक गया। समझ गए क्या कह रहा हूं? तो इस तरीके से चल रहा होता है। तो हमने बोला देखो, हमने E प्लस बनाया है, अभी E माइनस लिखा है क्या? नहीं, क्योंकि धारा की दिशा में कौन बहता है? प्लस वाला, और धारा के विपरीत कौन बहता है? इलेक्ट्रॉन। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन शो करना है तो E माइनस, तो किधर बहाओगे उसको? पीछे। इतनी कहानी आपकी
यहां। अब हमने बोला सारे सैनिक की तरह हो जाए और सब पैरेड कर रहे होंगे और सब एक कांस्टेंट वेग से, एक नियत वेग से, जिसका नाम है अपवाह वेग, जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जरा पढ़ो इसको क्या कह रहा है। चालक पर विभवांतर वोल्टेज के अनुप्रयोग के कारण चालक के अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है? अभी बताया आपको। उच्च विभव से क्या बहेगा? निम्न विभव, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत बल का अनुभव करते हैं। बताया, अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो कहां आएगा? पीछे। प्रोटॉन की बात कर रहे हो तो कहां जाएगा? आगे। इस बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बहने लगते हैं और गति के दौरान अपने मार्ग में भारी धनात्मक आयनों से कई बार टकराते हैं। कहना है उसका कोलिजन तो अब भी होता है, आयन्स होते हैं इस तरीके से, तो टक्कर होंगे, लेकिन इस बार टक्कर होने के बाद कुल विस्थापन 0 नहीं होता। लेकिन जब क्या नहीं लगाए थे तुम? विभवांतर, तब कुल विस्थापन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसलिए जिस वेग से ये इलेक्ट्रॉन प्रभावी रूप से विस्थापित होता है उस अपवाह वेग, उसे क्या कहा जाता है? अपवाह वेग कहा जाता है। तो हमने क्या बताया आपको कि मान लो इलेक्ट्रॉन बनाना है तो कहां चलाओगे? पीछे। और प्रोटॉन बनाना है तो कहां चलाओगे? तो ये सब जो चलेंगे एक कांस्टेंट स्पीड से, इस स्पीड का नाम क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बोलोगे क्या नाम है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता है? ये क्या हो गया? डायरेक्ट यहां रिलेशन आ गया क्या? ये इसको यहां, देखिए हमने आपको क्या बताया कि अगर आपने क्या लगा दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसमें? चालक के अंदर। बोलो। अब मानो ये प्लस वाले को ही दोहरा रहा हूं, कितनी स्पीड से चलेगा? कांस्टेंट स्पीड है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई। इस पे एक्सेलेरेशन बताओ क्या लिखेगा? क्यू ई बाय, याद करो पढ़ा रखा हूं, एक आवेश पर त्वरण कितना लगेगा? क्यू ई बाय एम। देखो ये प्रूफ करने से कोई मतलब बिल्कुल समय नहीं है, शुरुआत में कर दे रहा हूं, आगे फिर करूंगा नहीं। क्यू ई बाय एम। तो बताओ यहां पर v बराबर क्या लिखूं? u प्लस 8। शुरुआत में क्या है? a बताओ। क्यू ई बाय, शुरुआत में 0 क्यों माने? क्योंकि इधर उधर टकरा के वापस वहीं आ रहा था, तो नेट कुल वेग क्या हो जा रहा था? 0। लेकिन विभवांतर अप्लाई करने के बाद कुल वेग फिर अब 0, इसलिए हम वो निकाल रहे हैं। अब कुल वेग जो विभवांतर अप्लाई करने के बाद है उसी का नाम क्या है? अपवाह वेग। वो हम फाइंड आउट करें। तो इनटू टी, टी यहां पर कौन सा टी लोगे? टाउ। कौन सा? टाउ को क्या बोले? माध्य विश्राम समय। तो यहां पर हो जाएगा टाउ, और ये वेलोसिटी स्पीड कौन सा हो जाएगा? अपवाह स्पीड, जिसको क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इस तरीके से जान सकते हो, क्या होता है? क्यू ई बाय एम इंटू टी, टाउ। कौन सा स्पीड बोलेंगे इसको? क्या नाम है इसका? और टाउ को क्या बोले थे? माध्य विश्राम समय। और क्यू ई और तो पता है आपको, ई क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। ये आवेश का मान है और ये क्या है? द्रव्यमान। नीचे देखो एक लाइन बोला है, यह अपवाह वेग कितने मीटर पर सेकंड में होता है? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के क्रम में, जो कि बहुत कम है। मतलब इसको इतना समय लगता है। तो कह रहा है लेकिन विद्युत उपकरण स्विच चालू होते ही तुरंत काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब क्या करे? देखो बहने में इसको अपवन वेग कितना है? 10⁻⁻⁴। ये बहुत ज्यादा है या कम है? कम है। ये बहुत क्या है? कम। लेकिन फिर भी हम स्विच ऑन करते हैं, तुरंत क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। यही तो बताया आपको अभी। तो क्या वो वहां से उठकर वहां गया? नहीं, जो आगे वाला है वही खिसका, देखो वही करे। तो कहता है बहुत कम है, लेकिन ये तुरंत स्विच अप्लाई करने के बाद क्या करना शुरू कर देता है? क्योंकि विद्युत क्षेत्र सर्किट में प्रकाश की गति से फैलता है,
जैसे तुमने ऑन किया विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग, और वो किससे बहता है, प्रकाश के वेग से, और तुरंत अपने स्थान पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाता है, बल लगाता है। तो हमने ऐसे बोला कि बल लगाएगा तभी तो वो किस में आएगा, सैनिक की तरह होगा, बट ये वाला उठकर यहां नहीं जाता, कौन सा वाला, आगे वाला उठकर चला जाता। बट इतना समझिए कि समय कम होते हुए भी तुरंत कैसे, तो विद्युत क्षेत्र इतनी स्पीड में बहता है कि सबको अरेंज कर दिया, और खटाक से आगे वाला कहां खिसका, आगे, तो पीछे वाला फिर एक कदम आगे खिसकेगा। नाउ अपवाह वेग और धारा के बीच संबंध, देखो मैं प्रूफ नहीं कर पाऊंगा, समय बिल्कुल नहीं। हमने बोला कि यहां इलेक्ट्रॉन है, मन ही मन मानो इलेक्ट्रॉन है, मैं ई को दोहरा रहा हूं इधर, तो तुम मन ही मन मानो ई माइनस इधर दौड़ रहा है। अरे बोलो यार, मन ही मन मानो, ये नहीं कि बार बार आप इलेक्ट्रॉन को इधर दोहरा दे रहे हो। बताइए, ये ऐसे, ये सब किसे जाएंगे, वीडी से, और यहां से मान लो खिसक करके, ये देखने में बहुत बड़ा बनाया हूं आपको, लेकिन मान लो मैंने इसको कितना खिसका है, dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करा है। अगर ये इस तरीके से है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, a। अब ये चालक है 3D में, इसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि ये तुम्हें दिख रहा है ऐसे, बट बह तो कैसे रहा होगा, पूरे में, जैसे पानी पाइप में बहता है, तो पूरा होगा ही। तो इसमें हम क्या डिनोट करते हैं, पहले ये बात समझिए, इसमें डिनोट करते हैं n बराबर n/v। बताओ इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, बोलो, बोलो, इसको बोलेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व, समझ गए। और इसको क्या बोलेंगे, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। ध्यान से सुन लीजिए, वरना सॉल्व नहीं कर पाइएगा। और इसको बोलेंगे आयतन, और इलेक्ट्रॉन की संख्या अपॉन में प्रति आयतन ही क्या कहलाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व। घनत्व आपको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के लास्ट में पढ़ाया था, एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा प्रति आयतन, समझ गए। एकांक प्रति क्या होता है, आयतन। ऐसे ही यहां पर ये क्या हो गया, आयतन हो गया। अब जाके आप दोनों के बीच का संबंध लिखेंगे, I बराबर NEAVT, ये संबंध होता है। इसमें n क्या है, n है n/v, कैपिटल N क्या है, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, v क्या है, आयतन, वेलोसिटी नहीं है। तब जाके उस n को बोलेंगे, समझ गए क्या। तो अब सुनिए, इसमें I क्या है, धारा, अरे बोलो, तुम्हें पता है n क्या है, Vd क्या है, A क्या है, अनुप्रस्थ काट का, और तुम्हें n तो पता ही है। तो आज के बाद क्या संबंध है, बोलो, I इक्वल्स टू NEAVD, सिर्फ यही मत रटिए, I इक्वल्स टू NEAVD, n इक्वल्स, उसमें n ये क्या है, n/v, तब जाके आपका काम बनेगा। बोलो सही है, यही फॉर्मूला है। अब यहां पर हम सवाल सॉल्व करेंगे, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा, बस ज्यादा नहीं, अब सवाल है, फिर अपना आज का क्लास क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 5 स्लाइड बचा है, चलिए देख लीजिए फॉर्मूला, I बराबर NEAVD, n को क्या बोलेंगे, n/v। पहला सवाल, जब कभी आपके पास ऐसे गिवन हो, फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, क्या गिवन हो, फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम,
ये तो सिंपल ही हो गया, अभी सॉल्व किए। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब पहला केस है जब मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आयतन दिया गया हो। बताओ फॉर्मूला, I बराबर NEAVD, तो VD बराबर बोलो I अपॉन में NEA। I गिवन नहीं है, I है बेटा 4 एम्पियर। कितना है ये, कैसे रह गया, कोई बैठा है क्या, देखो उसको, रे चल इसकी ऐसी। आई कितना हो गया, आई आपको गिवन है कितना एम्पियर है, 4 एम्पियर। बताओ आई बराबर लिखेंगे 4, एन बताओ एन, ऑलरेडी इस बार सीधा गिवन है N/V। देखो ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर N क्या पढ़े तुम उसमें, N/V, ये ऑलरेडी गिवन है, कितना है 2 × 10 की पावर, ये 22, समझ गया ना। अरे इतना तो समझ आ गया होगा, अरे बोलो यार, 2/10/2022 नहीं है, समझे, समझ गए क्या। लेकिन इस बार पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि होना चाहिए पर मीटर क्यूब, तो चेंज करो, पर सेंटीमीटर क्यूब है, चेंज करो नीचे, सेंटीमीटर को बदलने के लिए 10 की पावर, 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2। अरे बोलो यार, यहां कितने क्यूब हैं, 3, तो 10 की पावर -2 को कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितने से, तो बस, तो नीचे कितने से डिवाइड हो जाएगा, 10 की पावर -6, तो उठा के रखो, 2 × 10 की पावर 22, अरे बोलो भाई, अपॉन में 10 की पावर, ई बताओ 1.2 का है लिखेंगे, जब ये पढ़ा दिया हूं, डेटा ही नहीं रख पा रहे। एरिया बताओ, अब देखो ये भी चेंज करना पड़ेगा, 1 mm², 1 mm², 1 मिलीमीटर में कितना, 10 की पावर 3 -3, तो ये भी कितना हो गया, 10 की पावर माइनस, ये तो कट ही गया, ये दोनों तो क्या हो गया, कट गया, 22 में से 19 गया, 3 ऊपर 3 और 2 दूनी 4, बोलो अब 2/1.6 कितना आ रहा बेटा, आंसर मेरे पास नहीं है, इसको सॉल्व कर लो। आंसर नहीं है मेरे पास, नहीं कर पाओगे सॉल्व, अरे डिवाइड करके बता दो यार, ये बचा 2 अपॉन में 1.6, 22 में से 19 गया 3, +3, तो ऊपर चला जाएगा -3, पूरा सॉल्व करके आ रहा है, कितना आ रहा है 2, 10⁻, चेक करो, चेक करो, ये बच्ची कह रही है क्या सही, सही है, अरे 22 में से 19 गया, बचा 3, बोलो यार, 3 को ऊपर लेके चले जाओ, तो ऊपर गया कितना हुआ, 10 की पावर -3, नीचे बचा है 2 अपॉन में 1.6, 2 को भाग दो 16 से, कितना आ रहा है,
इतना ही आ रहा है ना भैया? अभी इतना मैं नहीं कर पा रहा। अगला देखो क्या सवाल है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन पर, देखो दूसरा, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन पर क्या गिवन हो, क्या गिवन हो? लंबाई। अब इस बार अगर किसी बच्चे ने डायरेक्ट लगा दिया I बराबर NeAVD तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस बार ये डायरेक्ट n नहीं लिख सकते हो तुम। पूछो क्यों? क्योंकि इस बार इलेक्ट्रॉन प्रति लंबाई गिवन है, जबकि n होता है हमारा प्रति आयतन, इसलिए डायरेक्ट पिछले वाले में रख दिए। इस बार आप पहले आपको सजाना पड़ेगा। तो पहले क्या बनाना पड़ेगा इसको? प्रति लंबाई। बताओ कैसे बनाओ? चलो अभी बताया था। I बराबर लिखते हैं N/V EAVD। ये आयतन होता है। आयतन को बताओ क्या लिखते हैं? क्षेत्रफल इंटू लंबाई। अरे बोलो, देखो क्षेत्रफल से क्षेत्रफल, क्या फाइनल फॉर्मूला बना? N/L E इंटू VD। अब सही है? अब इस फॉर्मूले में पुटा दो। चलो I गिवन है क्या? अरे यार, I है 1 एम्पियर। कितना है? खटाक सब लग दो। खटाक से। एक इसी में रख रहा हूं मैं, बराबर n कितना है? 2 इंटू 10 की पावर 22 सेंटीमीटर है ना? हमें मीटर में चाहिए, तो इंटू 10 की पावर किससे मल्टीप्लाई कर दो? इंटू ई बताओ 1.6 इंटू 10 की पावर, ड्रिफ्ट स्पीड पता करना है, निकल आएगा। सॉल्व करके बता देना कि आंसर आ रहा है यहाँ से। मेरे पास आंसर नहीं है, ये आप सॉल्व करेंगे। अरे अब आ जाएगा ना? सिर्फ क्या बचा है? VD। इसको देखिए, इस वाले में बहुत इंपॉर्टेंट, जब इलेक्ट्रॉन प्रति क्या दिया हो? परमाणु, मतलब इलेक्ट्रॉन पर एटम। ये 3 फॉर्मेट होते हैं। पहला सिंपल, इलेक्ट्रॉन प्रति आयतन, इलेक्ट्रॉन प्रति लंबाई। आयतन वाले में तो बल्ले बल्ले प्रति लंबाई में बदल दिया तुरंत। अब इलेक्ट्रॉन प्रति परमाणु। अब इसका पूरा बड़ा सा प्रूफ होकर के आता है, वो फाइनल में आपको फॉर्मूला रटवा रहा हूं। क्या होता है ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला? माई अपॉन में रोना फाई, माई अपॉन में रोना फाई, सब लिख रहा हूं क्या होता है। ये फॉर्मूला याद रखना आपको। अगर कभी भी क्या गिवन हो, इलेक्ट्रॉन पर एटम गिवन होगा, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। M4 तो समझ आ गया, क्या है? द्रव्यमान। I मतलब क्या है? बोलो नीचे। रो मतलब क्या है बताओ? घनत्व, डेंसिटी। Na एवोगेद्रो नंबर याद है? हाँ बताया तुम्हें, टैलेंट तुम्हारा हमें। F यहां पर फ्रीक्वेंसी नहीं है, F फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन है। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है? पढ़ो सवाल में। चालक कॉपर तार जिसका धारा घनत्व कितना गिवन है? इतना। चालक कॉपर तार जिसका धारा घनत्व इतना गिवन है, बोलोगे? ये क्या लिख दिया? इंग्लिश ट्रांसलेट गलत हो गया। कंडक्टिंग कॉपर वायर हैविंग करंट 4 एम्पियर डेंसिटी। हाँ, एक कॉपर वायर है जिसके पास धारा इतना है एंड घनत्व कितना है? एंड आएगा, समझ गए? धारा एंड घनत्व। धारा कितना? 4 एम्पियर एंड 9000 kg
पर मीटर क्यूब क्या है, घनत्व। समझ गए? कह रहा है कि मास ऑफ कॉपर ग्राम कितना गिवन है, 63 ग्राम पर क्या गिवन है बेटा, मोल। और प्रत्येक कॉपर परमाणु कितना, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या देता है, योगदान देता है। वही है ये फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां कितना आ जाएगा, एक। इसको बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। A4 क्या है, क्षेत्रफल। E4 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का मान। समझ गए, आवेश। चलो इस सवाल को अब लिखो, फॉर्मूला रखो। आंसर मेरे पास अब भी नहीं है, मैं तो बस लिख रहा हूं क्या क्या लिखूंगा। चलो, मास, मास कितना ग्राम है, 63। बोलोगे, कन्वर्ट करो इसको, ग्राम में नहीं चाहिए, किस में चाहिए, केजी में। तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 की पावर -3 से। आई गिवन नहीं है, मैं बता देता हूं, सॉरी 4 एम्पियर तो क्यों, कितना एम्पियर, 4 अपॉन में रो, घनत्व कितना है, 9000। एवोगैड्रो नंबर, एफ है 1। क्षेत्रफल मिलीमीटर स्क्वायर में बेटा, 10 की पावर -3 का उसका स्क्वायर। समझ रहे हो? लास्ट 1.6 इंटू 10 की पावर -9। सॉल्व कर लीजिएगा, वही आंसर होगा। मैं इसका आंसर मेरे पास है, जो इंग्लिश माध्यम में बच्चे सॉल्व किए होंगे, 2.8 इंटू 10 की पावर -4 ऐसा बताए थे वो। बाकी आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। हो गया आज यहीं तक, एक लास्ट सवाल, और आज की क्लास यहीं पर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। बोलिए सही है? तो देखिए लास्ट सवाल, कह रहा है कि 2 तार हैं जिनमें से प्रत्येक की अनुप्रस्थ काट का त्रिज्या कितना है, r। लेकिन जो भिन्न भिन्न पदार्थों से बने हुए हैं, लेकिन उनकी डेंसिटी जो होगी मटेरियल की, रेजिस्टिविटी, वो अलग अलग है। एक दूसरे से सिरे से, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सीरीज में, से मान लो श्रेणी क्रम, श्रृंखला में। यदि दोनों तारों में आवेश वाहकों का घनत्व 1:4 के अनुपात में है, तो दोनों तारों में इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग किस अनुपात में होगा। आई बराबर क्या पढ़े थे, NEA। बताओ आंसर क्या होगा। आवेश घनत्व कौन सा होता है, आवेश वाहकों का घनत्व, यही तो होता है। अरे यही तो होता है, I बराबर NEA/VD में N ही क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, घनत्व होता है। तो यही तो है। अब सोचो, मुझे तो दिख गया, तुम्हारा पता नहीं। अरे भाई, VD किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया, N के, खत्म हो गया। बस आंसर यही है। क्या सोच रहे हैं भगवान जाने भाई। 1:4 का क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो क्या आ गया आंसर, 4:1। यही है आवेश घनत्व ना, अभी यही तो लिखा है अबे। और ये क्या है, अपवाह वेग। क्या दोनों का त्रिज्या r है, तो क्षेत्रफल क्या हो गया, सेम, तो एरिया सेम हो गया। इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट होता ही, और I भी क्या है, सेम, क्योंकि धारा श्रृंखला में I क्या होता है पता है ना, सीरीज में क्या कांस्टेंट होता है, I। तो सब कुछ कांस्टेंट हो गया। तो VD किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया, N के। तो N का क्या गिवन था, ये 1:4, तो उसके व्युत्क्रमानुपाती तो 4:1। समझ गए क्या, सब कुछ कांस्टेंट था भैया।
सिर्फ किसको छोड़कर, धारा कांस्टेंट। कैसे पता चला धारा? भाई श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, ये आगे हम पढ़ाएंगे, सीरीज एंड पैरेलल। श्रृंखला में हो तो धारा क्या होता है? नियत होता है। समांतर में क्या होता है? विभव। क्या होता है? विभव। ठीक है। ई कांस्टेंट। क्षेत्रफल देखो त्रिज्या कितना है? आर, तो ये भी क्या हो गया? कांस्टेंट। तो सिंपल वीडी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? एन। ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ खत्म होता है और आज हम धारा का पहला लेक्चर लिखते। क्या कोई तकलीफ? आज आपने क्या क्या सीखा एक बार बता दो। आपने सीखा कि करंट की दिशा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन के अपोजिट या प्रोटॉन की दिशा में बोलोगे। फिर हमने सीखा कि करंट एक अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है, यूनिट उसका मात्रक होता है एसआई, एम्पियर, कूलम पर सेकंड जिसको बोलते हैं। फिर हमने आपको बताया कि आई वर्सेस टी का एरिया क्या देगा? आवेश प्रवाह। और क्यू वर्सेस टी का ढाल क्या देगा? आई। और आई से अगर क्यू पहुंचना है तो समाकलन करेंगे और क्यू से आई पहुंचना है तो अवकलन करेंगे। बोलोगे। फिर हमने आपको उस पर वैरायटी ऑफ क्या कराए? सवाल कराए। फिर हमने आपको कहानी करंट की बताया कि भैया कि जब रूम टेम्परेचर कमरे के तापमान पे होता है तभी धारा नहीं बहती, उसके पास कमरे के तापमान की वजह से ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा की वजह से जो तापीय वेग होता है वो वेग होता है √3kT/m। फिर हमने आपको बताया कि जब हम उसको विभवांतर लगा देते हैं उसके अक्रॉस चालक के, तो वो सब एक सैनिक की तरह हो जाते हैं और सब एक कांस्टेंट नियत वेग से बहते हैं, चलना शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं अपवाह वेग। और दो किसी भी टक्कर के बीच में जो दूरी होगी उसको बोलते हैं मुक्त मध्यपात, माध्य मुक्त पात। और अगर हम दो टक्कर के बीच में जो समय लगता है हमें, विश्राम समय, और सबका औसत लेंगे तो माध्य विश्राम समय। फिर हमने उसके बाद आपको बताया कि ड्रिफ्ट स्पीड का क्या होता है, तो हमने बताया E/m इंटू टाउ, QE/m इंटू टाउ। फिर उसके बाद हमने आपको रिलेशन बताया, संबंध I बराबर NeA/VD, जहाँ पर N क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की घनत्व, ये मत भूलिएगा। और फिर हमने आपको बताया कि भाई इसमें 3 टाइप के वैरायटी बन सकते हैं। एक डायरेक्ट आपको इलेक्ट्रॉन पर प्रति आयतन दिया हो, एक डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन प्रति लंबाई, तो उसके लिए बना लोगे, और इलेक्ट्रॉन प्रति एटम परमाणु दिया हो तो माई अपॉन में ρ/φ, माई अपॉन में ρ/φ। चलिए।